हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथापुरट। बेटा हम कर रहे थे जीएसटी का रिवीजन। किससे? समरी बुक से। ये मेरी समरी बुक कहाँ पे अवेलेबल है बेटा? इट इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट www.icaleague.com पे अवेलेबल है। आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोडिंग में अगर आपको बाई चांस किसी को इश्यू आता है, वैसे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये ऑफिस का नंबर है, वो आपको दे देंगे समरी बुक। इनफैक्ट आपको जो भी फ्री रिसोर्सेज चाहिए सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है बेटा। मैंने यहाँ पे आपके अटेम्प्ट के हिसाब से अपडेटेड क्वेश्चन बैंक, देन आपकी दोनों समरी बुक, जीएसटी की, कस्टम्स की समरी बुक, देन लिस्ट ऑफ सेक्शंस, अमेंडमेंट बुकलेट, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ई वे बिल। यस, ई वे बिल का डिस्कशन हम करने वाले हैं। ये हमारा जो चैप्टर नंबर बेटा यहाँ पे 13 था, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ई वे बिल का पोर्शन बचा हुआ था, ई वे बिल का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी रेगुलर बुक थी उसमें हमने ये चैप्टर साथ में ही डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे इसका अपलोड कर रही हूँ। ई वे बिल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। बेटा ई वे बिल क्यों चाहिए होता है? किस चीज के लिए चाहिए होता है? जब आपके गुड्स का मूवमेंट होता है। ई वे बिल का बेटा ट्रिगर पॉइंट क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स। When there is movement of goods of consignment value exceeding 50,000, 50,000 से ज्यादा की कंसाइनमेंट वैल्यू का आपका गुड्स मूव हुआ, तो आप क्या बनाओगे बेटा? ई वे बिल बनाओगे। ई वे बिल बनाओगे। सप्लाई होता है तो क्या बनाते हैं बेटा? सप्लाई होता है तो हम टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। यहाँ पे सप्लाई जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? मूवमेंट जरूरी है। मूवमेंट हुआ गुड्स का, किस चीज का? कंसाइनमेंट वैल्यू लेंगे। कंसाइनमेंट वैल्यू लेंगे कितने अमाउंट से ज्यादा? 50,000 से ज्यादा, तो ई वे बिल बनेगा। अब वो मूवमेंट किस चीज के कारण हो सकता है? इट कुड बी इन रिलेशन टू सप्लाई, और इट कुड बी फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई भी हो सकता है। सेल्स रिटर्न हो सकता है। ठीक है, और ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने कुछ इनवर्ट सप्लाई लिया हो, कुछ भी हो सकता है। क्या होना चाहिए? मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स के मूवमेंट का कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000, उस केस में ई वे बिल बनता है। इन रिलेशन टू सप्लाई, फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, और फॉर ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन सभी केसेस में बेटा ई वे बिल बनेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो कॉज कर रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स, उसको क्या फर्निश करना है बेटा? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेट गुड्स एज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ जीएसटी EWB 01। यहाँ देखेंगे हम पार्ट ए में क्या दिया हुआ है। कब करना है भाई? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट शुरू होने के पहले ई वे बिल बनाना है। पहले ई वे बिल बनाना है। किसने? जिसने कॉज किया है, जिसने कॉज किया। अब कुछ वजह स्पेशल सिचुएशन है जिसमें ई वे बिल की रिक्वायरमेंट रहेगी, इवन इफ आपका वैल्यू जो है 50,000 से कम है। 50,000 से कम है तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 40,000 का ही वैल्यू है मेरा तो यहाँ पे, तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। कब? जब इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है। प्रिंसिपल ने जॉब वर्क को किया, जॉब वर्कर को किया, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को किया, या हैंडीक्राफ्ट गुड्स का ट्रांसफर है बाय अ पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देखा था, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का मूवमेंट आप कर रहे हो तो भी यू वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। बट यहाँ पे क्या बोला भाई? ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा। ई वे बिल तो बनाना पड़ेगा। वॉलेंट्री जनरेशन ऑफ ई वे बिल, अब नहीं है 50,000 का वैल्यू, 10,000 का वैल्यू, मुझे ई वे बिल बनाना है तो बनाओ, कोई बना ही नहीं है। तो इन तीनों केसेस में बेटा 50,000 से कम का वैल्यू तो भी ई वे बिल बनेगा। क्या? इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहा है कौन? प्रिंसिपल जॉब वर्कर को कर रहा है। यहाँ पे प्रिंसिपल जॉब वर्कर को कर रहा है, या हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटरस्टेट ट्रांसफर हो रहा है जो पर्सन को एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है तो भी फॉर, और या वॉलेंट्री जनरेशन ऑफ ई वे बिल आप करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई वे बिल बेटा दो पार्ट में होता है, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो होता है उसमें क्या डिटेल्स होती है, और पार्ट बी में आपके व्हीकल से रिलेटेड डिटेल होती है, ट्रांसपोर्टर बनाता है। ठीक है, पार्ट ए में देखते हैं क्या डिटेल्स होती है। एन ई वे बिल फॉर्म जीएसटी EWB कंटेन्स टू पार्ट्स। पार्ट ए में भाई आपके जीएसटी आइन है, सप्लायर का, जो सप्लायर है उसका जीएसटी आइन, प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ डिलीवरी होने वाला है, गुड्स से रिलेटेड सारे डिटेल बेटा। रिसिपिएंट का जीएसटी आइन नंबर रहेगा, डॉक्यूमेंट का नंबर रहेगा, डॉक्यूमेंट का डेट रहेगा, वैल्यू क्या है, गुड्स का HSN कोड क्या है, और किस रीजन से क्यों ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ये सारी डिटेल्स रहेगी। सिंपल है। सप्लायर और रिसिपिएंट का जीएसटी आइन नंबर है। जगह भाई सप्लायर रिसिपिएंट का डिटेल है, समझ लो आप, जगह का डिटेल है, गुड्स का डिटेल है, डॉक्यूमेंट का डिटेल है। जीएसटी आइन किसका? सप्लायर का, रिसिपिएंट का। डिलीवरी का प्लेस बता दिया, डॉक्यूमेंट का क्या नंबर है, डॉक्यूमेंट का क्या डेट है, फिर गुड्स से रिलेटेड क्या, गुड्स का वैल्यू क्या है, HSN क्या है, और क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स कहाँ रहती है? पार्ट ए में रहती है। पार्ट बी में क्या रहेगा? व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर, व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर।
Now, part A to be furnished by the person, by the registered person who is causing the movement of goods. Part A किसको फर्निश करना है? जो कॉज कर रहा है मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो कॉज कर रहा है. हाउएवर पार्ट ए और कौन फर्निश कर सकता है? भाई ट्रांसपोर्टर भी फर्निश कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. उसे ऑथराइजेशन रिसीव हुआ है रजिस्टर्ड पर्सन से, तो ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है. एंड सेकेंडली, ई-कॉम ऑपरेटर और कुरियर एजेंसी, जब उसे ऑथराइजेशन मिला है किससे? कंसाइनर से, तब कौन कर सकते हैं? ई-कॉम ऑपरेटर से अगर गुड्स यहाँ पे जा रहा है, या कुरियर एजेंसी जा रही है से जा रहा है तो. ठीक है. पार्ट बी कौन फर्निश करने पड़ेगा बेटा? हु इज ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स. उसी को तो पता है भाई कौन से व्हीकल से वो लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का डिटेल्स है, तो कौन करेगा? ट्रांसपोर्टर करेगा. ट्रांसपोर्टर फिल करेगा पार्ट बी. सिंपल है बेटा, बहुत बहुत एक्सट्रीमली सिंपल प्रोविजन है ई-वे बिल का. कुछ ज्यादा टेक्निकल है ही नहीं कि इसमें डिटेल में जाए, बस हम लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया हुआ है, हम खाली यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है. ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड बाय. ई-वे बिल किसको जनरेट करना है बेटा? जब गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कौन? एक रजिस्टर्ड पर्सन. रजिस्टर्ड बोले तो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट बेटा. ठीक है. सो ट्रांसपोर्टेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन एज अ कंसाइनर और कंसाइनी. रजिस्टर्ड पर्सन कंसाइनर है चाहे कंसाइनी, कोई भी हो, सप्लायर हो सकता है या रिसिपेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, गवर्नमेंट उसी पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी भाई, अनरजिस्टर्ड पे तो ना जाएगी. तो कंसाइनर कंसाइनी जो भी रजिस्टर्ड है उसने जनरेट करना है क्या? रजिस्टर्ड पर्सन टू जनरेट ई-वे बिल. E-way bill not generated by registered person and goods are handed over to transporter for transportation of the goods by the road. यहाँ पे कंसाइनर कंसाइनी ने E-way bill जनरेट ही नहीं किया, ट्रांसपोर्टर को दे दिया. ट्रांसपोर्टर को दे दिया कि भाई तू जनरेट कर ले. तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को डिटेल्स देनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टर को. इन पार्ट बी, एंड ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर. रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स दे देगा पार्ट बी में. और यहाँ पे ई-वे बिल कौन जनरेट करेगा बेटा? ई-वे बिल ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. गुड्स बट जब रेलवे से, एयर से या वेसल से जा रहे हैं तो बेटा उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन को ही जनरेट करना है. रेलवेज वेलवेज नहीं करेगा, यही सब काम करना है क्या भाई? रेलवे, एयर या वेसल से जा रहे हैं तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन ही जनरेट करेगा ई-वे बिल. ई-वे बिल. अब रेलवेज के केस में बेटा रेलवे को डिलीवर नहीं करना है गुड्स अनलेस ई-वे बिल रिक्वायर्ड अंडर रूल्स इज प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो डिलीवरी के टाइम तक के ई-वे बिल रेलवेज के केस में प्रोड्यूस करेगा, तभी रेलवे क्या करेगा बेटा? यहाँ पे गुड्स डिलीवर करेगा. अदरवाइज रेलवेज गुड्स आपका डिलीवर नहीं करेगा. इनकेस ट्रांसपोर्टेशन किससे हो रहा है? रेलवेज से हो रहा है. रेलवेज से हो रहा है. Now, when it is not mandatory to furnish the detail of conveyance in Part B, details of conveyance may not be furnished in Part B of the e-way bill where the goods are transported for a distance up to 50 km within the state or union territory. दो चीजें, एक तो भाई डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 50 किलोमीटर तक के ही होना चाहिए. दूसरा आपके सेम स्टेट में होना चाहिए. सेम स्टेट में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई बॉर्डर में जा रहा है, इंटर स्टेट हो गया 50 किलोमीटर पे, वैसा फिर नहीं. पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कब नहीं देना है? मतलब कि व्हीकल का नंबर का, व्हीकल का डिटेल्स जो है वो कब नहीं देना है? ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर और व्हीकल का डिटेल्स कब नहीं देना है भाई? तब जब मेरा गुड्स 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है. एंड सेकेंडली विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट नहीं हो रहा है और 50 किलोमीटर के अंदर, तो व्हीकल का डिटेल्स नहीं भी दिया तो चलेगा, तो चलेगा. देन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल. अभी क्या हुआ? जो डिटेल्स ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड शैल बी मेड अवेलेबल टू सप्लायर और रिसिपिएंट इफ रजिस्टर्ड. जिसने भी डिटेल्स डाला तो दूसरी पार्टी को क्या जाएगी? मैंने सप्लायर है फॉर एग्जांपल, मैंने ई-वे बिल यहाँ जनरेट किया तो क्या जाएगी? दूसरी पार्टी को उसकी डिटेल्स जाएगी. उसने क्या करना है? सच सप्लायर और रिसिपिएंट शैल कम्युनिकेट हिज एक्सेप्शन और रिजेक्शन ऑफ द कंसाइनमेंट कवर्ड बाय द ई-वे बिल. वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा कि हाँ भाई फॉर एग्जांपल मैंने आपको गुड्स भेजे, तो मैंने ई-वे बिल यहाँ जनरेट कर दिया, आपके पास डिटेल आई तो आप बोले कि भाई ठीक है ये गुड्स आपको आ रहे हैं याचना से, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया. मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, यहाँ भाई ये गुड्स मेरे ही है, मैंने याचना को बोला था यहाँ पे याचना मुझे भेज दी. तो जो दोनों में से एक पार्टी है, एक बनाएगी, दूसरी एक्सेप्ट या यहाँ पे रिजेक्ट करेगा. In case person to whom information in part A is made available does not communicate his exception or rejection within the specified time, it shall be deemed that it has accepted the details. The specified time limit for this purpose is 72 hours of details being made available to him on the common portal or delivery of goods whichever is earlier. अब बेटा यहाँ पे क्या हुआ? आपने क्या किया? आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट ही नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे भाई? डीम्ड एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा. डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा. कितना टाइम में? टाइम दिया गया है आपको 72 आवर्स. यहाँ पे जब भी आपको कॉमन पोर्टल में वो वहां पे इंफॉर्मेशन आ गई, उसके 72 आवर्स में या जब भी आपको गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर, आपको क्या टाइम दिया गया है. अगर आपने उस टाइम तक के कुछ नहीं किया तो इट विल बी डीम्ड कि वो आपने एक्सेप्ट कर लिया.
इट विल बी डीम कि आपने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस रिजेक्शन बेटा छोटे छोटे से पॉइंट है, छोटी छोटी सी चीजें हैं याद रखने की, बिल्कुल बहुत कुछ भी टफ नहीं है। मार्क्स आए तो छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना बिल्कुल ही नहीं है भाई इस चैप्टर के मार्क्स तो, ठीक है। एमसीक्यू में कभी भी छोटी छोटी से कंसेप्ट से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। यहाँ पे जो हमारा ई-वे बिल है या कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, इसका कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड ई-वे बिल का थोड़ी देर में। इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी भाई, बना दिया तो क्या हमेशा वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा। कैसे रहेगा भाई, अब आपका डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर तक का है बेटा, 100 किलोमीटर तक का है, तो वन डे का आपका वैलिडिटी रहेगा, वन डे का आपका वैलिडिटी रहेगा। अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, जैसे वो बड़े बड़े रहते हैं ना कार्गोज वगैरह, आपने बड़े ट्रक्स वगैरह देखे होंगे जो कि हमको हाईवे वगैरह पे दिखते हैं। सो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। तो बाकी सारे केसेस में वन डे, 100 किलोमीटर का वन डे। ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट का बेटा यहाँ नीचे दिया हुआ है, वो हम देखते हैं वो क्या चीजें हैं, ठीक है। Other than this, 1 day for 100 kilometers. For every 100 kilometer of part thereof, 1 additional day. और यहाँ पे for example यहाँ पे 100 किलोमीटर था, अब हो गया 150 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगी वैलिडिटी भाई? 2 days हो जाएगी, 2 days हो जाएगी, 1 additional day। या तो 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, मतलब कि अगर 190 किलोमीटर है तो भी 2 दिन रहेगी, 150 किलोमीटर है तो भी 2 दिन रहेगी, 199 किलोमीटर है बेटा तो भी 2 दिन रहेगी, ठीक है। 201 किलोमीटर हो गया तो 3 डेज हो जाएगी, तो 3 डेज हो जाएगी, ठीक है। सो फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ कितना हुआ बेटा? 1 एडिशनल डे अदर देन मल्टी डायमेंशनल शिपमेंट, मल्टी मॉडल शिपमेंट एंड डायमेंशनल ओवर डायमेंशनल कार्गो, इनको छोड़ के, ठीक है। अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट। आपने वो देखे होंगे ना जो बड़े बड़े ट्रक हाईवे वगैरह में तो धीरे धीरे चलते रहते हैं, तो भाई उनके लिए क्या दिया है इन्होंने? 20 किलोमीटर दिया है, एक दिन में आराम से चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने टाइम क्या दिया हुआ है उसके लिए? 20 किलोमीटर के लिए बेटा 1 डे in case of over dimensional cargo or multimodal shipment in which at least 1 leg involves transportation by ship. Now what do you mean by multimodal shipment beta? It is a transportation of goods under single contract but performed with 2 different modes of transport. ठीक है, ये मैंने मेन बुक का पार्ट खोला है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बट क्या हो रहा है इसमें? अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहे हैं, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका क्या हुआ? वेसल भी यूज हो गया, या ट्रेन यूज हो गई, या व्हीकल यूज हो गया। ऐसा मल्टी मॉडल शिपमेंट हो रहा है जिसमें कि एक लेग क्या है आपका? ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप है। तो मैंने ट्रेन से गुड्स भेजा फिर शिप से गए, या तो फिर मैंने व्हीकल से भेजा फिर शिप से गए, ऐसा कोई भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उस केस में बेटा क्या है? फॉर एवरी 20 किलोमीटर क्या दिया हुआ है? 1 डे। फिर फॉर एवरी 20 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ एडिशनल 1 डे दिया हुआ है। किस केस में? 2 केस में, ओवर डायमेंशनल कार्गो है आपका या मल्टी मॉडल शिपमेंट है, तो ठीक है। एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। वैलिडिटी किसकी बात हो रही है? ई-वे बिल की वैलिडिटी। इतनी देर ई-वे बिल वैलिड रहेगा, डिपेंड करेगा अगर यहाँ पे 100 किलोमीटर तक का आपका यहाँ पे आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर तक का, तो नॉर्मली लिमिट क्या है? 1 डे। फॉर एवरी 100 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ, उस केस में बेटा लिमिट क्या आती है यहाँ पे? फॉर एवरी 100 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे आती है। पर अगर यहाँ पे ओवर डायमेंशनल कार्गो की बात हो रही है या मल्टीपल मॉडल शिपमेंट की बात हो रही है जिसमें एक लेग जो है आपका शिप से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो 20 किलोमीटर के लिए 1 डे है, और फॉर एवरी 20 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे हो जाएगा। किसकी बात हो रही है? वैलिडिटी नॉर्मल ई-वे बिल या कंसोलिडेटेड ई-वे बिल, दोनों की केस में ये वैलिडिटी है, दोनों के केस में ये वैलिडिटी है, ठीक है। बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। अब क्या हुआ? आपके गुड्स भाई एक कन्वेंस में थे, उसको दूसरे कन्वेंस में ले जा रहे हैं। बेटा फास्ट जा रहे हैं हम लोग रिवीजन लेक्चर में, ठीक है। अभी ऐसा नहीं बोलना है ये रेगुलर लेक्चर्स नहीं है, ये रिवीजन लेक्चर है, इसलिए यहाँ इसमें मैंने हल्की सी स्पीड ज्यादा रखी हुई है। जो हम रेगुलरली क्लास में पढ़ते हैं उसमें हम एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, क्वेश्चन बैंक भी डिस्कस करते हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इतना डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकते, क्विक रिवीजन है, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम अभी है नहीं, ठीक है। मेरे पास तो आराम से, आपके पास बिल्कुल नहीं है। नाउ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर, क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में मेरे को गुड्स ट्रांसफर करना है, कोई भी रीजन हो सकता है, मेरा कन्वेंस खराब हो गया है, कोई भी बात हो सकती है। अभी क्या, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर बाय, या तो कंसाइनर कर रहा है या रिसिपिएंट हु हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन पार्टी और द ट्रांसपोर्टर शैल बिफोर ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स अपडेट द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस एंड पार्ट। अब गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन देखो यहाँ पे, ट्रांसपोर्टर्स इंडिया में कैसे रहते हैं,
गवर्नमेंट का क्या बोलना है कि भाई गुड्स क्या हो रहे हैं, एक कन्वेंस से यहाँ पे एक ट्रक से दूसरे ट्रक में आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर के पहले बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट अपडेट डिटेल्स ऑफ कन्वेंशन पार्ट बी। आपने क्या करना है भाई, आपको पोर्टल में जाना है और आपको क्या करना है, वहां पे जा करके आपको पार्ट बी में क्या करना है, कन्वेंस की डिटेल अपडेट करनी है। व्हीकल का डिटेल चेंज हो गया, गुड्स तो वही है पर व्हीकल नंबर चेंज हो गया यहाँ पे आपका, तो आपको क्या करना है, जाके पार्ट बी में व्हीकल की डिटेल्स जानी है। गवर्नमेंट अब भाई यहाँ पे उसका ट्रक खराब हो गया, ट्रांसपोर्टर का सरदार जी लेकर के जा रहे हैं, आगे लेकर के जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं अभी आप दूसरे ट्रक में डालो, उसके पहले मूवमेंट स्टार्ट करो, उसके पहले क्या करो भाई, लॉग इन टू द पोर्टल एंड वहां पे आप अपडेट करो क्या, व्हीकल की डिटेल्स। ठीक है, एक्सपेक्टेशन देखो। नेक्स्ट अभी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस और आगे देखेंगे हम। The documents and devices to be carried by person in charge of conveyance। जो कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज है उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं भाई, गुड्स लेके जा रहा है उसके साथ में या तो उसका इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, एज द केस में भी जो भी एप्लीकेबल है वो लेके जाएगा, एंड कॉपी ऑफ ई वे बिल इन फिजिकल फॉर्म और ई-वे बिल नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैप्ड टू RFID embedded onto the conveyance except in case of movement of goods by rail और by air और by vessel। ठीक है, अब ये देखो और एक्सपेक्टेशन है, ई-वे बिल पूरा सिस्टम में ई-वे बिल का बड़ा डिले आया और आके भी पूरी तरह से जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था पूरा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये तो ठीक है, एक तो आपको क्या लिखनी है, इनवॉइस रखोगे, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, ये तो रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। या तो जो ई-वे बिल निकाला उसका फिजिकल फॉर्म रख लो, या तो ई-वे बिल नंबर रख सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो भी गवर्नमेंट ने बोला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या मैप टू RFID एम्बेडेड ऑन टू द कन्वेंस, मतलब कि जो ट्रक है आपका कन्वेंस है उसमें एक डिवाइस लगवाएंगे RFID, जो क्या करेगा, जो ये आपका जब चेक पोस्ट से आपका ट्रक जा रहा है तो वो वहां से रीड कर लेगा, वो आपके ई-वे बिल से लिंक्ड रहेगा और पता चल जाएगा कि आपके कन्वेंस के अंदर क्या गुड्स है, ठीक है। तो ये भी सिस्टम गवर्नमेंट ने चाहा था बट ये पूरी तरह से आ नहीं पाया है, अभी तक आ नहीं पाया। तो क्या रहेगा, आपका जो कन्वेंस रहेगा उसमें RFID डिवाइस एम्बेडेड रहेगी, जो कि चेक पोस्ट से ऊपर से गवर्नमेंट देख लेगी, यहाँ पे जो भी ऑफिसर है वो देख लेगा कि भाई इस ट्रक के अंदर क्या माल है, तो RFID अगर आपका मैप रहा तो ठीक है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ रेल और एयर और वेसल, ऑब्वियसली उसमें RFID नहीं रह सकती, बट अगर आपका यहाँ पे व्हीकल जा रहा है तो उसमें RFID का प्रोविजन इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये इन लोग लेके आने वाले थे बट इनिशियली बाकी कंट्रीज में बाहर है, बट यहाँ पे इंडिया में पूरी तरह से ये चीज आ नहीं पाई। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ऑल्सो कैरी बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्टेड गुड्स के केस में क्या, बिल ऑफ एंट्री भी साथ में होना चाहिए। ठीक है, गुड्स इंपोर्ट किया है यहाँ पे और ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या, बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, IRN इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस की जगह आप क्या दिखा सकते हो भाई, IRN नंबर ले जा सकते हो, उस केस में टैक्स इनवॉइस ले जाने की जरूरत नहीं, कहां से मिलता है IRN बेटा, IRN इज अ नंबर which are registered taxpayer में generate from e-way bill portal by uploading invoice in GST INV 01। GST INV 01 में मैं इनवॉइस अपलोड करूंगी, ठीक है, e-way bill पोर्टल पे, और वहां से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, IRN नंबर मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, 30 डेज रहेगी, और मैं उसको फिजिकल इनवॉइस की जगह यूज कर सकता हूं। इसके सारे लॉजिक्स हमने पढ़े थे भाई, क्यों आए ये सब कंसेप्ट, बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बट अभी रिविजन है इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। रजिस्टर्ड पर्सन में obtain IRN from the common portal by uploading on the said portal at tax invoice issued by him and produce the same for verification by proper officer in lieu of tax invoice की जगह वो क्या कर सकता है, वो IRN नंबर दे सकता है, वो रेफरेंस नंबर दे सकता है, एंड वो वैलिड कितना रहेगा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग। Registered person will not have to upload the information on part A of e-way bill for generation of e-way bill and the same shall be auto populated by the common portal। and ये information क्या हो जाएगी बेटा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो IRN किसकी जगह यूज हो सकता है बेटा, इंस्टेड ऑफ फिजिकल इनवॉइस IRN कैरी किया जा सकता है, वो 30 डेज तक के वैलिड रहेगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर रहेगा। ठीक है, उस केस में फिजिकल इनवॉइस की जरूरत नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स इन ल्यू ऑफ e-way bill, whereas circumstances so warrant, commissioner may by notification require the person in charge of conveyance to carry the following documents instead of e-way bill। तो यहाँ पे अगर केस टू केस, यहाँ पे सर्कमस्टांसेस अगर गवर्नमेंट को, यहाँ कमिश्नर को ऐसे लगते हैं तो कमिश्नर नोटिफाई करेगा कि पर्सन इंचार्ज को क्या कैरी करना है, ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है ई-वे बिल की जगह। कौन बताएगा, कमिश्नर बताएगा। किस बेसिस पे, सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। क्या कैरी करेगा वो, टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या बिल ऑफ एंट्री या डिलीवरी चालान, जहां पे कुछ अदर देन सप्लाई वाला है। सप्लाई है तब तो भाई टैक्स इनवॉइस करेगा, ठीक है, अदर देन सप्लाई है तो यहाँ पे डिलीवरी चालान ले जाएगा। तो कौन बताएगा बेटा, ये कमिश्नर बताएगा। देन कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल, जो मैंने ई-वे बिल बनाया क्या वो कैंसिल हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड
बट गुड्स आर नीदर ट्रांसपोर्टेड नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल्स फर्निश्ड इन ई वे बिल। अब मैंने ई वे बिल तो बना लिया, मैंने ई वे बिल बना दिया, या तो कुछ ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुए, या तो कुछ ट्रांसपोर्ट ही नहीं हुए, या उस वैसे ट्रांसपोर्ट नहीं हुए, उस क्वांटिटी में नहीं हुए, या वो स्पेसिफिकेशन के लिए, जो भी है, जो मैंने बनाया डिटेल्स उसके हिसाब से कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे, तो उस केस में ई वे बिल में भी कैंसल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन हाउ मच टाइम बेटा, ये बात पक्की, 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स ऑफ इट्स जनरेशन आपने उसको कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना है। बट अब क्या हुआ, आप बढ़िया ई वे बिल लेकर रास्ते में निकले, ऑफिसर ने एग्जामिनेशन किया, कुछ लगा आपको गड़बड़ है, 24 घंटे हुए नहीं, आपने बोले कैंसिल कर दो ई वे बिल, नहीं बेटा, नॉट पॉसिबल। अगर आपका क्या हो गया है, इफ ई-वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड इफ इट हैज बीन वेरीफाइड इन ट्रांजिट, यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया, आप कुछ तो फ्रॉड करने चले थे, आपने बोला अरे भाई ये वेरिफिकेशन हो रहा है कैंसिल कर दो, नॉट पॉसिबल, नहीं चलेगा। अगर वेरीफाई हो गए इन ट्रांजिट में तो फिर आप ई-वे बिल यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते। यूनिक ई-वे बिल नंबर इज जनरेटेड इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, तो यहाँ पे जो भी ई-वे बिल आप जनरेट करते हो वो क्या रहेगा बेटा, 15 दिन तक की उसकी वैलिडिटी रहेगी। नाउ फैसिलिटी ऑफ अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ व्हीकल। अब क्या हुआ, बढ़िया सरदार जी अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे थे यहाँ पे, अब क्या हुआ, रास्ते में ऑफिसर को शक हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ऑफिसर ने क्या किया, आपकी यहाँ पे व्हीकल को रोका। तो अब यहाँ क्या देखते हैं क्या गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है और क्या चीजें प्रोविजन है। Where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes, 30 मिनट से ज्यादा रोक लिया उन्होंने व्हीकल को, The transporter may upload the said information in specified form on the common portal। तो यहाँ पे फिर से ट्रांसपोर्टेशन सरदार जी से एक्सपेक्टेशन आई, यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन आई भाई गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने बोली कि आप एक काम करो, आपके व्हीकल को ऑफिसर ने 30 मिनट से ज्यादा रोका, आप पोर्टल में लॉग इन करो और आप क्या कर दो बेटा, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हो कॉमन पोर्टल में, ठीक है। गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है यहाँ पे, एजुकेशन लेवल क्या सोच रही है गवर्नमेंट की, भाई यहाँ पे जो हमारे यहाँ इंडिया में ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनकी है, ठीक है, बट प्रोविजन है, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। Inspection and verification of goods. A summary report of every inspection of goods in transit shall be recorded online by the proper officer in part A। क्या हुआ, ऑफिसर को भी काम पे लगा दिया गवर्नमेंट ने, क्या बोला, summary report of every inspection of goods in transit shall be recorded online by the proper officer within 24 hours of inspection, and final report in part B shall be recorded within 3 days of inspection। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अच्छा इंस्पेक्शन किया, गाड़ी रोकी, तो बेटा तुम भी काम करो, ऑफिसर को बोला आप भी काम करिए। क्या काम करना है आपको, आपको एक तो समरी रिपोर्ट बनानी है, फटाफट इंस्पेक्शन हुआ 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट बना के अपलोड कर दो पार्ट ए में, और फाइनल रिपोर्ट बना दो 3 दिन में, इंस्पेक्शन में क्या मिला क्या नहीं मिला डाल दो कॉमन पोर्टल में। द कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग shown extend the time limit for or recording of the final report for a further period not exceeding 3 days। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ऑफिसर को लगता है, यहाँ कमिश्नर को लगता है कि सफिशिएंट कॉज है, तो उस केस में वो टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं फाइनल रिपोर्ट की, कितना पीरियड, नॉट एक्सीडिंग 3 डेज, नॉट एक्सीडिंग 3 डेज, तो 3 दिन और क्या कर सकता है, वो एक्सटेंड कर सकता है। No further physical verification of said conveyance shall be carried out again in the same state unless specific information regarding evasion of tax is made available subsequently। तो भाई आपके व्हीकल को सेम स्टेट में दोबारा नहीं रोका जाएगा, एक बार चेक हो गया ठीक है, दोबारा नहीं रोका जाएगा, दूसरे स्टेट में रोक सकते हैं। सेम स्टेट में कब रोकेंगे, जब आपको भी इंफॉर्मेशन मिले कि कुछ इवेजन ऑफ टैक्स वगैरह का चक्कर है, तो उस केस में रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक व्हीकल को एक स्टेट में दूसरी बार सिर्फ तभी रोका जा सकता है जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली, किसकी, रिलेटिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स, रिलेटिंग टू इवेजन ऑफ टैक्स मिली तो आप दोबारा रोक सकते हो, अदरवाइज बार बार परेशान नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया प्रोविजन बनाए यहाँ पे, अननेसेसरी जो हरासमेंट होता था चेक पोस्ट पे, ये सब चीजें यहाँ पे बंद करने के लिए ये सारे प्रोविजन बने हुए हैं। Only such goods or conveyance should be detained, confiscated in respect of which there is a violation of the provision of the GST Act or rules made thereunder। आपके गुड्स और कन्वेंस कौन से यहाँ पे ऑफिसर डिटेन या कॉन्फिस्केट कर सकता है बेटा, जिसके सिर्फ आपने यहाँ पे अगर प्रोविजंस को यहाँ पे आपने वायलेट किया तो ही आपके गुड्स या कन्वेंस डिटेन या कॉन्फिस्केट हो सकते हैं, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो बेटा ये कंसेप्ट था हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन ऑफ द गुड्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत होती थी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया प्रोविजंस इसके लिए बनाए हैं। नेक्स्ट बेटा कंसोलिडेटेड ई वे बिल, ठीक है, ये भी बढ़िया कंसेप्ट लाया गवर्नमेंट ने। क्या हो रहा है देखते हैं, चलो ये ऐसा कुछ हो रहा है, एक आपका कन्वेंस है और इसमें
बहुत सारे छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स जा रहे हैं, मल्टीपल कंसाइनमेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या केस हो गया बेटा, मल्टीपल कंसाइनमेंट जो एक ही कन्वेंस में जाने की बात हो रही है, उस केस में कंसोलिडेटेड ई वे बिल की बात हो रही है। आपको समझा, ये आपका कन्वेंस एक ही है, ये ट्रक आपका एक ही है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग कंसाइनमेंट्स जा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कंसाइनमेंट जा रहे हैं, तो उस केस में कंसोलिडेटेड ई वे बिल की नीड होती है। अब डिटेल प्रोविजन समझेंगे, इसमें भी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन देखना। हाँ, वेयर द कंसाइनर कंसाइनी हैज नॉट जनरेटेड द ई वे बिल, क्या हुआ, कंसाइनर ने कंसाइनी ने ई वे बिल जनरेट नहीं किया, उनको जरूरत ही नहीं थी। मेरा जो एक यहाँ पे कंसाइनमेंट था, यहाँ पे मेरा जो एक कंसाइनमेंट था वो फॉर एग्जांपल 15,000 का था, आपका 20,000 का था, अपन सबने सबका 10-10, 20-20, 30-30,000 का है, सबका इंडिविजुअली 10,000, 20,000, 30,000 है, मतलब 50,000 से कम है, बट एग्रीगेट वैल्यू जो है वो 50,000 से ज्यादा जा रही है एक कन्वेंस में, उसकी बात हो रही है। सो वे द कंसाइनर कंसाइनी को जरूरत ही नहीं थी, उनका 10-10, 20-20 हजार का था, उन्होंने जनरेट नहीं किया ई वे बिल। एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, एग्रीगेट ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स कैरीड इन द कन्वेंस इज मोर देन 50,000। ये क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरे एक एक इंडिविजुअल कंसाइनमेंट दिख रहे बेटा, ये तो लेस देन 50,000 है, ये तो लेस देन 50,000 है, बट एग्रीगेट वैल्यू जो सबका आ रहा है बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख रुपए आ रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है, बाकी सब 10-10, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, ऐसा कुछ कुछ जो भी वैल्यू था, बट एग्रीगेट वैल्यू जो कन्वेंस का है वो 50,000 से ज्यादा का है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सो where the consigner consignee has not generated e-way bill in GST EWB 01, जो इंडिविजुअल ई वे बिल्स होते हैं वो किसमें बनाते हैं, हमने देखा GST EWB 01 में, and the aggregate value of the goods carried in the conveyance is more than 50,000, the transporter except in case of transportation of goods by railway, air and vessel, railway air vessel पे obviously applicable नहीं होगा, otherwise the transporter shall in respect of interstate supply में generate e-way bill in GST EWB 01 and यहां मिस हो गया, एंड कंसोलिडेटेड ई वे बिल लिख लो, यहाँ कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन फॉर्म GST EWB 02 ऑन द कॉमन पोर्टल प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो क्या हुआ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे इंडिविजुअल कंसाइनमेंट क्योंकि कम वैल्यू के थे तो ई वे बिल जनरेट नहीं किया कंसाइनर कंसाइनी, तो गवर्नमेंट ने बोला ट्रांसपोर्टर जी अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को फिर से गवर्नमेंट ने हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन पे रखा, और गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे ट्रांसपोर्टर को कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या काम करना है, हमने आपको काम दिया है कि आप जाएंगे पोर्टल पे और इंटरस्टेट वाले केस में आप बनाएंगे ई वे बिल सबके, और आप क्या करेंगे बेटा, इंटरस्टेट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको क्या करना है, एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी बनाना है, बाकी सब केसेस में एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाना है। ठीक है, लास्ट पैरा देखेंगे, पहले कब बनाना है, प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का मूवमेंट शुरू होने के पहले, वेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्ट इन वन कन्वेंस, मल्टीपल कंसाइनमेंट इन वन कन्वेंस, द ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ ई वे बिल जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल, एंड कंसोलिडेटेड ई वे बिल मे बी जनरेटेड बाय हिम ऑन द सेट कॉमन पोर्टल प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो क्या करेगा वो, भाई यहाँ पे 25 कंसाइनमेंट है, तो सबके जो इंडिविजुअल ई वे बिल नंबर है वो डालेगा, और उससे वो क्या निकालेगा, एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल निकालेगा। अब भाई एक कन्वेंस जा रहा है, उसमें वो 100 कंसाइनमेंट्स लेकर के जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो 100 ई वे बिल थोड़ी ना कैरी करेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप सारे ई वे बिल नंबर डालो और एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल निकालो, कंसोलिडेटेड ई वे बिल GST EWB 02 पे डाल के आप बना लो और आप वो कैरी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिसर मिलेगा रास्ते में, तो उसे कंसोलिडेटेड ई वे बिल दिखा देना। ठीक है, where the goods are to be transported through e-com operator or courier agency, the information on part A of form GST EWB 0B may be furnished by e-com operator और courier agency, तो यहाँ पे e-com operator और courier agency भी दे सकती है। तो बेटा यहाँ ट्रांसपोर्टर को क्या क्या करना है मैम, यहाँ ट्रांसपोर्टर यहाँ पे बनाएगा इंडिविजुअल ई वे बिल भी बनाएगा, एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी बनाएगा, और वो कंसोलिडेटेड ई वे बिल को कैरी करेगा अपने साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा कंसोलिडेटेड ई वे बिल का कंसेप्ट। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ GST EWB 01, तो ये नया रूल आया है, इसमें क्या बात हो रही है, इसमें गवर्नमेंट ने बोला नो पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB ऑन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन, किसी को भी अलाउड नहीं है, चाहे वो कंसाइनर हो कंसाइनी हो कोई भी हो, किसी को अलाउड नहीं है किसके बारे में इंफॉर्मेशन फर्निश करना, यहाँ जो नीचे जो लोग दिए हुए रजिस्टर्ड पर्सन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं फर्निश कर सकता कोई भी जन, कोई भी जन। कौन लोग है ये, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम हैज नॉट फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असिस्ट टैक्स फॉर 2 consecutive क्वार्टर। अभी क्या किया भाई, मैं कंपोजिशन स्कीम में थी, मैंने क्या किया, मैंने 2 क्वार्टर तक के यहाँ पे स्टेटमेंट जो होता है टैक्स पे करने का वो फर्निश नहीं किया, या मैं रेगुलर स्कीम में थी, मैंने 2 consecutive क्वार्टर तक के रिटर्न ही फर्निश नहीं किया,
या मैं रेगुलर स्कीम में थी, मैंने जीएसटीआर ही फर्निश नहीं किया 2 महीने का या 2 क्वार्टर का, 2 महीने का या 2 क्वार्टर का, तो ऐसे लोगों की इंफॉर्मेशन जीएसटी EWB 01 में कोई भी फर्निश नहीं कर सकता, कोई भी फर्निश नहीं कर सकता। हाउएवर अगर कमिश्नर को या जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को लगता है कि एप्लीकेशन मिली है रजिस्टर्ड पर्सन से on sufficient cause being shown and reasons to be recorded in writing in prescribed form allow furnishing of said information subject to the condition, और अगर वो रिजेक्ट कर रहा है इस रिक्वेस्ट को तो ऑब्वियसली उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी चाहिए। बड़ा प्यारा सा बड़ा इजी सा कंसेप्ट है बेटा ई वे बिल का, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। हमने ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला जो चैप्टर था जैसे मैंने बताया उसी के पोर्शन का ई वे बिल पोर्शन था, हमने उस टाइम डिस्कस नहीं किया था, मैंने बोला था मैं सेपरेटली लेक्चर डालूंगी, तो यहाँ पे हमने पूरा ई वे बिल का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया। सो बेटा आई होप आपको ये सब वीडियोस हेल्प हो रहे होंगे। यहाँ पे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन बेटा बहुत जम के करो, बिल्कुल एग्जामिनेशन लेके आना है आपको इस सब्जेक्ट में, क्यों नहीं आएगा, बहुत कॉन्फिडेंट को, बहुत मोटिवेटेड रहो, बिल्कुल आएगा, सारे स्टूडेंट्स को आता है, पहले भी सारे स्टूडेंट्स को आया, आपको क्यों नहीं आएगा, आपको भी बिल्कुल आएगा, आपको भी बिल्कुल एग्जामिनेशन आएगा। आपको बस बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपने की है, हमने पूरा 90 आवर्स पढ़ा था, हमने क्वेश्चन बैंक पढ़ा, हमने यहाँ पूरा रिवीजन किया। अब बेटा इंपॉर्टेंट है पेपर में कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंटेशन, कंटेंट बढ़िया लिखो, प्रेजेंटेशन बढ़िया रखो, 3 घंटे पैनिक मत हो, पूरे 16 दिन मोटिवेटेड रहो, मस्त पेपर लिख कर, बढ़िया पेपर लिख के आओ, एग्जामिनर का मन कर जाए भाई इसे तो एग्जामिनेशन देना है, ऐसा पेपर लिख के आओ, बढ़िया मस्त होके पूरे एग्जाम में पेपर्स लिखो, बिल्कुल बिना यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज किए। एग्जाम के बाद देखेंगे ना, जो होगा देखी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, बाद में देखेंगे, बट अभी कॉन्फिडेंस रखो, बाद में 2-3 महीना कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम के बाद हम लोग कुछ ज्यादा काम नहीं करते हैं, उसके बाद आपको जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, बट एग्जाम के टाइम तक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, ठीक है बेटा। मेरी पूरी बेस्ट विशेस है आपके साथ, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से मार्क्स लेकर के आना है। और बेटा ये वीडियोस अगर हेल्प कर रहे हैं आपको तो कमेंट्स में लिखो, सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो वीडियोस, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा डिस्कशन यहीं स्टॉप करते हैं बेटा। थैंक यू फॉर नाउ।